इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। शांतम्मा ने पत्तल लगाए। राम ने खाली गिलास रखा। अरे, ये तुम्हारा बच्चा है? खां साहब ने पूछा। शांतम्मा ने स्वीकृति सूचकम सिर हिलाया। अरे रे, राजा के लक्षण हैं। वाह, ये बड़ा आदमी बनेगा। खान साहब ने बच्चे का अभिनंदन किया। शांतम्मा का हृदय पुत्र प्रेम से भर उठा। खान साहब की बात में अतिशयोक्ति नहीं, राम का चेहरा ही ऐसा है कि हर किसी को आकृष्ट कर लेता है। उसका रंग भी गोरा है। रवि पिता पर गया है। श्याम वर्ण। वह एक कोने में बैठा देख रहा था। खाना परोसने के बाद एक कौर मुंह में रखते हुए दीवार से सटकर बैठे रवि को देख भरारे स्वर में खान साहब चिल्ला पड़े, अरे बच्चा, तू कौन है? रवि ने क्रोश भरी दृष्टि से उसकी ओर उंगली का ऐसा संकेत किया मानो वह कह रहा हो, खबरदार। वाह, तू मुझे उंगली दिखाता है? गरजते खान साहब उठने को हुए। रवि डर के मारे चिल्ला पड़ा। शांतम्मा रवि को गोद में लेकर भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद खान साहब की गर्जन सुनाई दी, अरे माए। शांतम्मा लौट आई। रसम नहीं है? क्यों नहीं है तो? शांतम्मा रसम परोस रही थी। खान साहब उसकी ओर ताकते हुए बोल उठे, अरे ये चेहरा भी कैसा खूबसूरत है। शांतम्मा के हाथ से घबराहट में रसम का पात्र छूट गया। या अल्लाह, कहते खान साहब कोष से उठ खड़े हुए, लगे चिल्लाने। शांतम्मा हटकर दूर जा खड़ी हुई। वेंकम्मा घबराकर घटना स्थल पर आ पहुंची। क्या हुआ शांता? वेंकम्मा ने आतुरता से पूछा। रसम का बर्तन हाथ से फिसल गया। डरते हुए शांतम्मा ने जवाब दिया। जोर जोर से चिल्लाते खान साहब वहां आ पहुंचे। वेंकम्मा ने शांत शब्दों से उन्हें समझा बुझाकर रवाना कर दिया। शांतम्मा ने जानबूझकर तो पात्र हाथ से नहीं गिराया था, लेकिन खान साहब के मुंह से शराब की गंध निकलते देख शांतम्मा का हाथ इसलिए कांप उठा कि वह उस हालत में कुछ भी कर सकता था। बर्तन हाथ से फिसल गया। वेंकम्मा ने शांतम्मा की आंखों में देखा। रोती क्यों हो बेटी? वेंकम्मा ने प्यार से पूछा। मैं आइंदा परोस नहीं सकती। फूफी, किसी नौकरानी का इंतजाम करो। शांतम्मा आंचल से आंसू पोंछते हुए दूसरे कमरे में चली गई। वेंकम्मा के चेहरे पर मंद हंसी खिल उठी। मन ही मन सुन गुनाने लगी, मैं पहले से जो सोच रही थी वही हुआ। दूसरे दिन से शांतम्मा ने सिर्फ खाना बनाने का भार अपने ऊपर लिया। उस बीमारी की हालत में भी वेंकम्मा दरवाजे पर तिपाई लगाए खाने के पैसे वसूलने बैठती थी। खाना परोसने के लिए वेंकम्मा ने एक औरत का इंतजाम तो किया, लेकिन उसको डर था कि उस औरत की जिंदगी से परिचित कोई आदमी उसे देख लेगा तो फिर उस होटल में पैर भी नहीं रखेगा। लाचार होकर वेंकम्मा ने झाड़ू देने वाली वेंकी को साफ कपड़े पहनाकर परोसने के काम में लगा दिया था। रसोई बनाते समय शांतम्मा का मन दुख के भार से दबा जा रहा था। 2-3 बार अचानक ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ, चाचा जी आए हैं। अचानक कूदते उछलते आकर राम ने कहा। शांतम्मा आंसू पोंछकर रवि को गोद में ले बरामदे में आई। अच्छी तरह हो न भाभी? खड़े खड़े चंद्रैया ने पूछा। शांतम्मा ने रवि को गोद से उतार कर चंद्रैया के लिए चारपाई बिछा दी। चंद्रैया खाट पर बैठ गया। वेंकम्मा ने सोचा था कि कोई खाने के लिए होटल में आया हुआ आदमी है, पर शांतम्मा की बातों से उसे मालूम हुआ कि चंद्रैया शांतम्मा का देवर है। बेटा, मैं भूल ही गई। बुढ़ी जो हो गई, आंखों से साफ नहीं दिखता। अपना नाम क्या बताया बेटा? चंद्रैया। रामैया के छोटे भाई हो ना? वेंकम्मा ने पूछा। जी हाँ। वेंकम्मा के सवाल का जवाब देकर वह शांतम्मा की ओर देखने लगा। सुभद्रा मजे में है ना? शांतम्मा ने पूछा। हाँ। चंद्रैया के कंठ में विरक्ति का भाव ध्वनित हुआ। चंद्रैया, मैं कुछ पूछूं तो बुरा मत मानना। वेंकम्मा का ये प्रश्न सुनकर शांतम्मा सहम गई कि न मालूम वह क्या पूछ बैठेगी। इधर कुछ दिनों से शांतम्मा को मालूम हो गया था कि वेंकम्मा बिना किसी तरह की हिचकिचाहट के ऐसे सीधे सवाल पूछ बैठती है जिससे लोग तिलमिला जाते हैं। बातें बाद में होंगी, पहले खाना खाओ चंद्रैया, शांतम्मा ने कहा। अपने पास आए रवि का सिर सहलाते हुए चंद्रैया बोला, खाने की क्या जल्दी है भाभी? फिर वेंकम्मा की ओर मुड़कर कहा, आप कुछ पूछ रही थीं? चूल्हे पर किसी चीज के जल जाने की गंध आई। शांतम्मा घबराते हुए दौड़ गई। भाई के मरते ही भाभी और बच्चों को भी कहीं छोड़ देना अच्छी बात समझते हो बेटा? वेंकम्मा ने पूछा। मेरा ऐसा उद्देश्य कभी नहीं था। भाभी जी अपनी ही इच्छा से चली आई हैं, चंद्रैया ने संक्षेप में जवाब दिया। खाने के लिए आए हुए 2 ग्राहक वेंकम्मा के हाथ में पैसे देकर भीतर चले गए। मैं यकीन नहीं कर सकती बेटा। अपनी खांसी को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हुए वेंकम्मा फिर बोली, रामैया ने अपने हाथों से तुम्हारी शादी की। उन दिनों में क्या तुम एक पाई भी कमाते थे? अगर रामैया के मन में अपना स्वार्थ होता तो क्या तुम आज इस हालत में होते?
फूफी। उसी वक्त भीतर से आंगन में कदम रखते शांतम्मा ने घबराए स्वर में पुकारा। वेंकम्मा ने शांतम्मा की ओर देखा। उसकी आंखें सजल थीं। भाभी जी, ये जो कहती है उसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये शब्द कहते हुए चंद्रैया चारपाई से उठ खड़ा हुआ। शांतम्मा ने चंद्रैया के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं स्पष्ट रूप से देखीं। वेंकम्मा जी, आपने मुझ पर जो आरोप लगाया कि मैंने अन्यायपूर्वक अपनी भाभी और उनके बच्चों को घर से निकाल दिया, इससे मुझे तो दुख नहीं होता है। मुझे वास्तव में दुख इस बात का है कि लोग कहते हैं विधवा अपने घर पर रह ना पाए और बाजार में आकर होटल खोल बैठी है। तब मेरा दिल फट सा जाता है। चंद्रैया का चेहरा लाल हो गया था। वेंकम्मा संकोच में पड़ गई। उसने सोचा था कि चंद्रैया को डांटने से शांतम्मा प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन उसने ये कभी न सोचा या कि उसकी बातों से शांतम्मा को ही दुख पहुंचेगा। तुम दोनों के बीच में पड़ने से मुझे क्या, गुनगुनाते लाठी टेकते वेंकम्मा भोजनालय की ओर चली गई। चंद्रैया ने बटुआ खोलकर नोट निकालते हुए कहा, भाभी जी, मैंने घर बेच दिया है। बंधक के रुपये चुकाने पर 600 रुपये बच गए हैं। किस लिए बेचा? शांतम्मा के कंठ में रोष था। क्यों नहीं बेच सकते? भूल से ही बेच दिया है, समझ लीजिए। जो लोग उस घर को अपना समझते थे वे ही वहां से चले गए, तो अब मेरा कौन है? मेरे कोई लड़का लड़की तो है नहीं। वनगरिया के ओसारे को भाड़े पर लेकर हम पति पत्नी उसी में रहते हैं। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।